हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज यूनिट 10D के साथ मैं इस यूनिट को हम अपने सिलेबस को समाप्त कर रहे हैं। हमारा सिलेबस 2 जो पेपर 2 एजुकेशन के लिए है वह आज समाप्त हो रहा है। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पे कुल लगभग 108 वीडियो हैं, जो आपको अगर एक वीडियो 2 नंबर के लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो आप अगर 108 वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो यह 216 मार्क्स आपको दे सकता है और यह 72% मार्क्स होता है जो JRF आपको अचीव करा सकता है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलरली इसे वॉच कीजिए। अभी 2 महीने बाकी हैं। इस 2 महीने के अगर रेगुलरली वॉच से आप JRF निकाल सकते हैं। हमारी भी यही कोशिश है और हम सब की कोशिश एक साथ हो। अगर आप इसे कंटिन्यू देखते हैं और किसी भी तरह की समस्याएं आती है तो आप व्हाट्सएप से हमें चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हर यूनिट के पार्ट A, B, C, D का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे रखा है जो फ्री है बिल्कुल। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हैं और हमें आशा है कि इस बार हम सभी को JRF की प्राप्ति हो और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपना यूनिट 10D जो हमारा इस सिलेबस का एजुकेशन पार्ट 2 सिलेबस का लास्ट पार्ट है उसे हम बतलाने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इसे आप कंटिन्यू वॉच कीजिए। कंटिन्यू वॉच करने से आपके जो भी ट्रबल्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे और 1 तारीख से हम विशेष रूप से जो क्लास होगा वो मेरा रिवाइज क्लास होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड यूनिट वाइज क्वेश्चन कराएंगे हम, तो आप उसे विशेष रूप से देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। UGC नेट पेपर 2 के एजुकेशन यूनिट 10D में समावेशी शिक्षा में बाधा कारक और सुकारक तत्व की बात करते हैं। बाधा कारक अर्थात बैरियर्स और सुकारक अर्थात फैसिलिटर। तो समावेशी शिक्षा में क्या है जो समस्या का रूप में काम करती है और क्या है जो फैसिलिटर के रूप में काम करती है, उसे हमें देखना है। बैरियर की बात करते हैं पहले। तो समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन पद्धति, जिसकी हमने कुछ समय पहले चर्चा किया था, मूल्यांकन पद्धति जो है यह विभिन्न रूप से होती है, परसेंटेज, मार्किंग इत्यादि। बट अगर ये ग्रेड वाइज होती है तो कुछ स्टूडेंट जो कम मार्क्स भी लाते हैं तो उसे भी कंटेंट रहता है, वो भी थोड़ा संतुष्ट रहता है। और अगर परसेंटेज न्यूमेरिकल वे में दिखता है तो कुछ ज़्यादा ही होता है। दूसरा कि समावेशी शिक्षा में जो डिसेबल बच्चे हैं उसके लिए फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो बैरियर्स क्या है? समावेशी शिक्षा की बाधाएं हैं मूल्यांकन की अच्छी पद्धति का नहीं होना। दूसरा बैरियर्स है कि विभिन्न शिक्षण पद्धति। अभी शिक्षण पद्धति जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को देखें तो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंटल कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, एफिलिएटेड स्कूल इत्यादि, ये सारे जितने भी हैं जो एक ही सिलेबस को अलग अलग रूप में तोड़ के पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह से करिकुलम बना दिया है, सिलेबस बना दिया है, जो बच्चों को डिफरेंट स्थान पे जाकर पढ़ने में वो असहजता होती है। तो विभिन्न शिक्षण पद्धति जो है वो शिक्षण पद्धति पूरे भारत की एक ही होनी चाहिए और खास करके ये पद्धति इंग्लिश और हिंदी में जरूर होनी चाहिए। भाषाओं की भी विविधता और समस्याएं बैरियर के रूप में सामने आती है। तीसरी है कि विद्यालय की संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल होनी चाहिए। हम इसे बार बार यूनिट 10 के A, B, C सब में बोलते आ रहे हैं कि विद्यालय की संरचना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस संरचना के अकॉर्डिंग उसमें आने वाले डिसेबल स्टूडेंट उसमें अपना अनुकूलता बनाते हैं, उसमें अडॉप्ट होते हैं। तो विद्यालय की संरचना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू डिसेबल प्रॉब्लम्स के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की बात की जाए तो हमारा जो करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना। अगर ये सब नहीं है तो यही सभी बैरियर्स बन जाएंगे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के। और विशेष बच्चों के प्रति जो गलत अवधारणा है हमारे समाज की,
शिक्षक की या उसके सहयोगी छात्रों की, ये अवधारणाएं निकालने होंगे। बच्चों के प्रति जो गलत है, शिक्षक को जो बच्चों के प्रति है, या समाज की जो ऐसे बच्चों के प्रति, विशेष विकलांग दिव्यांग बच्चों के प्रति जो गलत सोच अवधारणाएं होती है, इसे निकाल फेंकना होगा। तो ही हमारा बैरियर समाप्त होगा और हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलप करेगा और इससे हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। फैसिलिटर की बात करें हम, तो समावेशी शिक्षा में फैसिलिटर जो है, परिवार की सहभागिता सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी परिवार में जो परिवार के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, इन सभी की अगर सहभागिता आपके साथ है, ये सभी आपके साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, आपका अच्छे रूप से केयर कर रहे हैं, आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपका अच्छा से ध्यान रख रहे हैं, आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको ले जाने ले आने इत्यादि में आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो आप खुश होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपकी अच्छी शिक्षण पद्धति का विकास होगा। तो परिवार की सहभागिता एक फैसिलिटर के रूप में काम करती है। विद्यालय का परिवेश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के परिवेश में बच्चे भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं और उसके सहकर्मी सभी आते हैं। तो इन सभी की जो थॉट्स होनी चाहिए विशेष बच्चों के लिए, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लवली होनी चाहिए। तो ये विद्यालय का परिवेश इसके फैसिलिटर हो जाते हैं। और समाज की सहभागिता, हमने यहाँ चर्चा की थी कि समाज के कुछ लोग इसे कोसते हैं, तो ये समाज की कुछ लोग जब उसे प्यार करेंगे, उसको और बढ़ने की उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये समाज की सहभागिता फैसिलिटर के रूप में काम करेगी और वह बच्चा जल्द ही डेवलप करेगा। समकक्ष की सहयोग, जो बच्चों का सहयोग होता है उसके साथी के द्वारा, वो अच्छी होनी चाहिए। यह सहयोग भी उसे मोटिवेट करेगा अच्छा बनने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए, और यह मोटिवेशन उसके लिए एक फैसिलिटर के रूप में होगा। और शिक्षक की सहानुभूति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षक की सहानुभूति निश्चित रूप से बच्चों के साथ होनी चाहिए, और विशेष ऐसे बच्चों के लिए तो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे को शिक्षक की सहानुभूति ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर प्राइज, सहयोग इत्यादि, राशि, खेल कूद इत्यादि में वो सबकी अपनी अपनी पसंद के अनुसार, दिलचस्पी के अनुसार उसमें व्यावहारिक रूप से उसमें उसकी व्यस्तता और उसकी उपयोगिता इत्यादि में शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। और बच्चों के प्रति प्यारा स्वभाव रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए। इस तरह से हमारे कुछ समावेशी शिक्षा के बैरियर हैं, कुछ फैसिलिटर हैं। इसे आप एक दूसरे के अपोजिट भी मान सकते हैं, और ये है भी ऐसे ही, और इसे आप इस रूप में याद भी कर सकते हैं। और ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये है तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि करंट स्टेटस क्या है एंड एथिकल इश्यूज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो एथिकल इश्यूज क्या है कि जो भी हमारा नैतिक समस्याएं होती है वो तब होती है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई एथिकल इश्यूज नहीं होती, बल्कि सभी का सहयोग होता है। और गवर्नमेंट का विशेषकर से तो सरकार की जितनी भी नीतियां और अधिनियम हैं, जिसको यूनिट 10A में हमने पढ़ा है, समावेशी शिक्षा के लिए जो संस्थान है जिसे यूनिट 10B में पढ़ा है या 10B के PDF में जो है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा एथिकल इशू नहीं बल्कि एक नैतिक हमें प्रोत्साहन दे रही है। और 1947 से 2020 आज तक की बात करें तो लगभग 35 विजुअल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में है, 35 हेयरिंग डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में है, 5 मेंटल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में है, और 5 ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन भी हमारे भारत में। कुल मिला के लगभग ये संस्थान जो है हमारे इस इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अग्रसर कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई व्यवस्था, इसकी तकनीक, इसकी टेक्नोलॉजी, टूल्स, संसाधन हमारे इस इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यूनिट 10D जो है वो समावेशी शिक्षा की बाधाएं, फैसिलिटर, और उसमें सरकार की योगदान और करंट स्टेटस इसका क्या है, समावेशी शिक्षा के प्रति हमारे भारत की, हमारे देश की क्या है, इसे देखना है। और रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, ये भी हमारे यूनिट 10D का एक पार्ट है। रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, खास करके ICT पे डिपेंड होनी चाहिए, टूल्स इसकी अच्छी होनी चाहिए, एवोल्यूशन सिस्टम इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यही देखते हैं कि हमारे इस एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए टीचर की सहभागिता, छात्रों का हेल्प, सोशल इन्वायरमेंट का होना, अच्छे इन्वायरमेंट का होना और ICT का उपयोग, ये सभी इसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है।
दोस्तों इसी के साथ हमारा यह यूनिट और लास्ट यूनिट और यह सिलेबस समाप्त हो रहा है। आप लोगों को हम यूनिट 10 जो हमारा पेपर 1 है उसे हम कल प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके बाद हमारा सिलेबस समाप्त होगा। और आप लोगों से पुनः विनती है कि रेगुलर इसे वॉच कीजिए। कंटिन्यू वॉच करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली कोई चैट हो तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709813141। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को देखिए और इसमें टोटल आपको JRF के लिए जो कंटेंट चाहिए वो हमने दिया है और इसे आप रेगुलरली वॉच करने से आप भी इसकी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग।